गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्लाइमेक्स परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर शुरू किया था और कैलेंडर का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जान लिया था और उसमें कुछ बातें थोड़ी हमारी बची हुई थी। तो आज की क्लास में हम कैलेंडर का इंट्रोडक्शन को पूरा करेंगे और इसके बाद हम कैलेंडर के प्रश्नों पर बात करेंगे और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग आया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। क्योंकि जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे तो हमें पढ़ाने में भी कम मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी कम मजा आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। फिर हम शुरुआत करते हैं क्लास की। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया कैलेंडर का इतिहास बताया, कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर की प्रश्न, कैलेंडर की परिभाषा बताई और कैलेंडर की इकाइयों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने आपको दिन बताया। इस प्रकार करके हमने आपको कैलेंडर के बारे में कुछ जानकारियां दे दी थी। तो आज की क्लास में हम उसी के आगे पढ़ना शुरू करेंगे और कैलेंडर के बारे में जो जानकारियां थोड़ी बहुत और बची हुई थी तो उन पर बात कर लेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे, सीधे प्रश्नों पर चलेंगे और कैसे कैसे किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं आप लोग को जरूर देखेंगे। और आज हम आपको एक स्पेशल गिफ्ट यानी कि स्पेशल चीज दिखाने वाले, एसएससी की खिचड़ी। तो एसएससी की खिचड़ी क्या है ये जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिएगा लास्ट में क्या है एसएससी की खिचड़ी। तो बहुत ही मजा आने वाला है, खिचड़ी पकने वाली है एसएससी की। तो आप लोग साथ में बने रहिए और लास्ट में जरूर देखिएगा खिचड़ी के बारे में। चलिए, तो हम बात कल चर्चा कर रहे थे कि देखिए हमने कल बताया था आपको वर्ष पर चर्चा कर रहे थे, यानी कि ईयर। वर्ष पर चर्चा कर हमने आपको बताया था कि एक कौन सा वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। ये हम आपको बता रहे थे। तो आप लोग देखिए, हमने आपको बताया था कि साधारण वर्ष में बताया था आप लोग को कि 300 कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और 365 से 366 कैसे बनते हैं ये बात हमने आपको बड़े ही विस्तार से बताई हुई थी। फिर देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे हमें पहचान करनी है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होगा। हम कैसे पहचान करेंगे ये हमने बताया था कि अगर देखिए कि 4 से डिवाइड देने पर, 4 से भाग देने पर अगर कुछ भी शेष ना बचे तो वह लीप वर्ष हो जाता है और 4 से भाग देने पर अगर कुछ शेष बच जाता है तो वह हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात है, जैसे 2017 हो गया, 2021 हो गया, 2022 हो गया। इस प्रकार हमने आपको बताया था कि साधारण वर्ष कौन से होते हैं और लीप वर्ष कौन से होते हैं। अगर लीप वर्ष की बात करें 2016 हो गया, फिर देखिए 2000 हो गया, 2020 हो गया और 2024 हो गया। इस प्रकार हमने आपको बताए हुए थे कि साधारण वर्ष कौन से होते हैं और लीप वर्ष कौन से होते हैं। अब देखिएगा आप लोग, देखिए कैसे, थोड़ा सा देखिए कि अब आप बात करें शताब्दी वर्ष। देखिए शताब्दी वर्ष अगर हम आपसे पूछें जैसे 1700, जैसे हमने आपको दे दिया 1700, तो आप लोग बताइए 1700 कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा। तो देखिए आप लोग हमने बताया था कि अगर 4 से भाग देने पर कुछ शेष बच जाए तो साधारण वर्ष होता है और 4 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे तो हमारा लीप वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं रहती, जैसे 1700 दे दिया, अब आप 1700 में जब 4 का भाग देंगे, देखिए तो 1700 में आप 4 का भाग देंगे तो 4, देखिए 1700 में जब 4 का भाग देंगे 4 चौको 16, यहाँ देखिए 1 बचा 0, 4 दूनी 8 और यहाँ 2 बचा और यहाँ 0, यानी कि 4 पंचे 20। आपने देखा कि पूरा भाग चला गया और लेकिन फिर भी ये हमारा क्या होगा, हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर भाग पूरा चला जाए तो वह लीप वर्ष हो जाएगा और कुछ भी शेष बच जाए तो लीप वर्ष यानी कि साधारण वर्ष हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भाग पूरा चला गया,
यहाँ पर आपने देखा कि भाग पूरा पूरा चला गया, तो क्या 2017 लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा? आप लोग बताइए। देखिए अब बात करेंगे जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं थोड़ा जान लीजिए पहले कि शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष जो प्रति 100 वर्ष बाद आवर्तित होते हैं, यानी कि जो प्रति 100 वर्ष बाद आते हैं वह हमारे शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे पहला शताब्दी वर्ष क्या रहा होगा? पहला शताब्दी वर्ष रहा होगा 100, और दूसरा शताब्दी वर्ष 200, तीसरा शताब्दी वर्ष 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, फिर 1000, फिर 1100, फिर 1200, 1600, 1700, इस प्रकार हमारा 1700 मिल गया। और शताब्दी वर्ष जो आता है प्रति 100 वर्ष बाद शताब्दी वर्ष आता है। तो जैसे 1700 मिल गया, अब 1700 में 400 का भाग चला गया, पूरा 4 का भाग पूरा चला गया, तो क्या ये शताब्दी यानी लीप वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष होगा? हम आपको एक चीज बता दें कि जब हमें बात करें शताब्दी वर्षों की, तो शताब्दी वर्षों की पहचान करने के लिए एक अलग तरीका होता है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो देखिए जैसे शताब्दी वर्ष देखिए हम आपको बताएं, 1700 हो गया, देखिए जैसे 1200 हो गया, फिर देखिए 1300 हो गया, 1400, इसी प्रकार 1600, इसी प्रकार 2000। तो आप लोग देखिए जैसे यही शताब्दी वर्ष होंगे क्योंकि प्रति 100 वर्ष बाद आते हैं। तो देखिए कैसे, देखिएगा आप लोग इसको साफ कर देते हैं। फिर देखिए जैसे 1200 मिल गया, अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये कैसे शताब्दी वर्ष है या लीप वर्ष, यानी कि देखिए साधारण वर्ष दिया गया है या लीप वर्ष दिया गया है। तो हम आपको बताएं कि जब आपको शताब्दी वर्ष मिल जाए तो उसमें हम 400 से भाग देंगे। किससे? 4 से भाग नहीं देंगे। यहाँ पर क्या करते थे, हम 4 से भाग देते थे, लेकिन जब शताब्दी वर्ष मिलेगा तो हम 400 से डिवाइड करके 400 से भाग करके ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो वर्ष दिया गया है साधारण वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा। एक ये कंडीशन आप लोग को याद करनी। जैसे 1200 मिल गया, अब 400 में जब 1200 में 400 का भाग आप देंगे, जैसे देखिए कि 1200 में 400 का भाग दिया हमने, तो 400 से भाग देंगे, 4 3 1200, तो 4 3 1200, कुछ शेष बचा क्या? कुछ शेष नहीं बचा। यानी कि जब 400 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, जब 400 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे तो वह हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। यानी कि जो हमारा 1200 मिल गया वो कौन सा ईयर हो गया? वो हमारा लीप ईयर हो गया। और जब 1300 देखिए, अब 1300 क्या होगा? 1300 सिंपल ईयर होगा या लीप ईयर होगा? तो देखिए 1300 में, देखिए 1300 में जब 400 से भाग दें, 1300 में जब 400 से भाग दें, 400 से 4 दिया 1200, तो इस प्रकार देखिए आप लोग क्या बचा? यहाँ बच गया 100 शेष बच गया, यहाँ पर हमें 100 शेष बच गया। तो इस प्रकार जब कुछ शेष बच जाए 400 से भाग देने पर तो वह हमारे साधारण वर्ष हो जाएंगे, और जब 400 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे तो वह हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे। तो आप लोग बताएं कि 400 के अपने एग्जाम्पल लिख देते हैं, और आप लोग चाहें तो इन एग्जाम्पलों को नोट कर, जैसे बात करें ये 1700 हो गया, जैसे 1300, फिर 1500, फिर 1700, ये हमारे कौन से हो गए? ये हमारे साधारण वर्ष हो गए। इनमें 4 का भाग तो पूरा चला जाएगा, लेकिन 400 का भाग पूरा नहीं जाएगा, कुछ भी शेष। जैसे 1300 में अगर 400 का भाग देंगे तो 100 शेष बच जाएगा, और देखिए 1500 में 4 का भाग देंगे तो भी 100 बच जाएगा। 16 देखिए 4 3 12, तो यहाँ क्या शेष बच जाएगा? 1500 में जब 400 का भाग देंगे तो 300 शेष बच जाएगा, और जब 1700 में 400 का भाग देंगे तो 100 शेष बच जाएगा। और लीप वर्ष कौन कौन से? 1600 हो गया, 1600, फिर 2000, इस प्रकार से ये हमारे जैसे 1600 हो गया, 2000 हो गया, और वैसे 1900 हो गया। तो 1900 क्या हो जाएगा? 1900 में 400 का भाग पूरा जाता है तो नहीं जाता ना, देखिए कुछ 300 शेष बचेगा, तो ये हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से हम चलिए, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए लीप वर्ष हो गए, और ये हमारे साधारण वर्ष हो गए। तो कल हमने जाना था कि 4 से भाग देने पर, और आज हमने जाना कि 400 से भी भाग देने पर। 400 वाली कंडीशन कब लगेगी हमारी? 400 वाली कंडीशन जब लगेगी जब हमें शताब्दी वर्ष दिया गया हो। कौन सा वर्ष? शताब्दी वर्ष दिया गया हो। चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए, और फिर बात करेंगे इसके बाद शताब्दी वर्षों में। इसकी शताब्दी वर्षों में बात करेंगे हम विषम दिनों की संख्या
संख्या की। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे शताब्दी वर्ष क्या होते हैं और शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या की। अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया, वर्ष के बारे में जान लिया। अब देखिए शताब्दी वर्ष आप बनाए तो शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, जैसे ऐसे वर्ष जो प्रति 100 वर्ष बाद आते हैं। देखिए ये हो गए शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? शताब्दी वर्ष जैसे हमने वर्षों पर बात की थी कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधारण वर्ष होता है और लीप वर्ष होता है। इसी प्रकार शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है साधारण शताब्दी और एक होती है लीप शताब्दी। जैसे देखिए एक हो गई एक साधारण शताब्दी और एक हो गई लीप शताब्दी। तो देखिए साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी क्या होगा, ये हम कैसे पहचानेंगे कौन सी साधारण शताब्दी होगी और कौन सी लीप शताब्दी होगी? तो आपको बताएं, जैसे शताब्दी देखिएगा कि जनरल सेंचुरी ईयर अगर इंग्लिश में बात करें तो देखिए इसको जनरल सेंचुरी ईयर बोलते हैं, इसको लीप सेंचुरी बोलते हैं। तो अब देखिए साधारण शताब्दी कौन सी होगी और लीप शताब्दी कौन सी होगी? तो ऐसी शताब्दी जिसमें 400 से भाग देने पर पूरा भाग ना जाए, यानी कि कुछ भी शेष बच जाए, तो वह साधारण शताब्दी होगी। और 400 से भाग देने पर भाग पूरा चला जाए तो वह लीप शताब्दी होगी। जैसे हम बात करें कि देखिए 400 फिर हो गया कौन सा, फिर 800 हो गया, फिर 1200, फिर 1600, फिर 2000 और हम 2000 शताब्दी देख रहे हैं। और देखिए साधारण शताब्दी की बात करें तो 100 हो गया। देखिए पहली शताब्दी कौन सी रही होगी? पहली शताब्दी हमारी 100 ही रही होगी, क्योंकि वर्ष कहां से स्टार्ट हुए थे? वर्ष यीशु के जन्म दिवस से, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ था। तो शताब्दी पहली शताब्दी कौन सी रही होगी? 100, फिर 200। अब आप जब 100 में 100 में भाग देंगे 400 का तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, यानी कि शेष बच जाएगा। अब देखिए 200 में भाग देंगे, फिर देखिए 300। इस प्रकार चलते 400 नहीं होगा, 400 कौन सा हो जाएगा? 400 लीप वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 400 में जब 400 का भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। फिर देखिए 500 हो गया। इसी प्रकार हम आगे जब जाते जाएंगे तो देखिए 1700 हो जाएगा, फिर 1800 और इसी प्रकार 1900 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ ले कि 2000 कौन सी शताब्दी है? तो 2000 चल रही है लीप शताब्दी। और देखिए 1900 कौन सी शताब्दी थी? वह साधारण शताब्दी थी। इस प्रकार हमने आपको बताया कि साधारण शताब्दी कौन सी होती है और लीप शताब्दी कौन सी होती है। 400 से भाग देंगे तो 50 देखिए किस प्रकार से, जैसे 1900 दे दिया गया और हमें पता नहीं कि 1900 कौन सी शताब्दी है, तो हम तुरंत क्या करेंगे? 1900 में हम 400 से तुरंत भाग देंगे। देखिए 400 से भाग देंगे तो 4 चौको 1600 हो जाएगा। अब कुछ इससे आगे जा रहा है क्या? तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या बच गया? 300 शेष बच गए। और देखिए यहाँ पर देखिए 2000 दे दिया गया, 2000 दे दिया गया। अब जब 2000 में 400 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि कुछ भी शेष नहीं बचा। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि 400 से भाग देने पर अगर कुछ शेष बच जाए तो वह साधारण शताब्दी हो जाएगी, और 400 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे तो वह लीप शताब्दी हो जाएगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। अब हमने बताया था आपको, जब हमने आपको महीने पढ़ाए तो महीने में विषम दिन बताए थे कि एक में जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, फरवरी में कितने विषम दिन होते हैं, इस प्रकार बताया था। फिर इसके बाद हमने बात की थी ईयर की, यानी कि ईयर की बात की थी। तो ईयर में आपको विषम दिनों की संख्या बताई थी, यानी कि ऑड डेज बताए हुए थे। फिर हमने बात की ईयर की, तो ईयर में देखिए हमने आपको बताया था कि अगर साधारण ईयर हो तो उसमें कितने विषम दिन होते हैं? उसमें 1 विषम दिन होता है। और अगर देखिए लीप ईयर हो तो उसमें 2 विषम दिन होता है। ये हमने आपको बताया हुआ था। और अब जो आपको एक चीज बताने वाले हैं वह शताब्दी। अगर 100 वर्ष हमें एक साथ दे दिए जाए और जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 2000 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो अब 2000 वर्षों में तो आप ये तो करेंगे नहीं कि एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं।
हैं, फिर 365 का इंटू 2000 करेंगे। तो इस प्रकार हम अगर करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इस प्रकार एक तरीका निकाला हुआ है हमने, और कैसे हम 2000 में विषम दिनों की संख्या निकाल करेंगे 2000 में। फिर देखिए 2000 में और 1900 में कैसे निकालेंगे, आपसे बोल दिया जाए कि 1700 में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे हम निकालेंगे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। तो ये आपको याद भी कर लेने हैं कि देखिए कि एक ईयर में आपको हमने पहले याद कराया कि महीनों में यानी जनवरी में कितनी विषम दिन, फरवरी में कितनी विषम दिन, इस प्रकार से हमने आपको याद करा दिए। अब फिर याद कराएंगे, फिर हमने आपको याद कराया कि वर्ष में यानी कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं और साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब बात करेंगे हम शताब्दी की कि शताब्दी में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, क्योंकि शताब्दी में विषम दिन हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जब विषम दिन के बारे में जानना यानी कि कैलेंडर अगर पढ़ना है तो विषम दिन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और विषम दिन का यानी कि बहुत इंपॉर्टेंस है कैलेंडर पढ़ने के लिए। अब देखिए जब आपको पता होगा कि देखिए शुरुआत कहां से हुई कैलेंडर की, एक से शुरुआत हुई होगी, और चलते चलते जब एक से शुरुआत हुई तो चलते चलते देखा देखिए एक से शुरुआत हुई, चलते चलते पहली शताब्दी कौन सी मिली होगी, पहली शताब्दी 100 मिल गई होगी। फिर देखा होगा कि दूसरी शताब्दी कौन सी मिली होगी, दूसरी शताब्दी फिर 200 मिली होगी। इसी प्रकार फिर 300, फिर 400, फिर 500, और इसी प्रकार चलते चलते देखिए आपको 1700, फिर 1800, और फिर 1900 और 2000 शताब्दी मिल गई। इसी प्रकार चल रहे थे। तो देखिए पहली शताब्दी कौन सी रही होगी, 100 रही होगी। तो हम देख लेंगे कि पहली शताब्दी में 100 में कितने विषम दिन रहे होंगे, कि 100 में कितने विषम दिन रहे होंगे। जो 100वीं शताब्दी थी तो कितने विषम दिन रहे होंगे, जब 100 का पता चल जाएगा तो फिर हम 2000 का भी निकाल लेंगे। देखिए जब 100 का पता चल जाएगा तो हम 2000 का निकाल लेंगे, और अगर आपसे सीधे 2000 का निकालने कह दिया जाए तो थोड़ा सा कठिन होगा, निकाल तो ले जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 100 का निकालते हैं कि 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। देखिए अब देखिए इसको थोड़ा सा हम रफ कर देंगे, और अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इधर उधर बात ना करिए, कमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। जो हम पढ़ा रहे हैं तो केवल उस पर ध्यान दीजिए, केवल आप लोग समझिए कि क्या होते हैं विषम दिन, कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़कों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। चलिए तो देखिए कि 100 में विषम 100 वर्षों में, यानी कि अब हम बात करें कि जो पहला वर्ष रहा होगा तो 100 रहा होगा, तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन हुए, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, यानी कि कितने विषम दिन, यानी कि जो 100वां लीप वर्ष था, 100वां शताब्दी वर्ष था, उसमें कितने विषम दिन थे। तो हम बात पहले देखिए, जब छोटे से शुरुआत करेंगे, जब 100वीं शताब्दी में विषम दिन निकाल लेंगे पहली शताब्दी में, तो फिर बाद की शताब्दी यानी कि 2000 में हम आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो देखिए 100, अब आपका देखिएगा कि 100 में अगर बात करें तो 100 में साधारण वर्ष कितने होते हैं और लीप वर्ष कितने होते हैं। 100 में साधारण वर्ष कितने होते हैं और लीप वर्ष कितने होते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे कि इसमें कितने वर्ष होंगे, कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपको बता दें, आपको पता हुआ है, आपको मालूम है कि जो हमारे लीप वर्ष मिलते हैं वो प्रति 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्षों में एक लीप ईयर मिलता है। तो आप अगर 400 में देखिए, अब अगर आप 100 में 400 से भाग, यानी कि 4 से भाग कर दें तो 25 चौको 100, और इस प्रकार हमें पता चल गया कि कितने लीप ईयर मिल गए, 25 लीप ईयर मिल गए, 25 लीप ईयर मिल गए, और 75 साधारण वर्ष मिल गए, यानी साधारण वर्ष मिल गए, यानी कि जनरल ईयर मिल गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब 1 से शुरुआत करेंगे तो 100 तक में देखिए 96 तक तो हमारे लीप वर्ष मिल जाएंगे। 96 तक पहला लीप वर्ष कब मिलेगा, 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, 20, 24, 28, 32, फिर 36, 40, 44, 48, 52, 56, फिर 56 के बाद 60 मिल जाएगा, 60 का 64, 68, 72, 76, गिनते रहिएगा आप लोग, 76, और फिर 76 के बाद 80, फिर आपको देखा 84, 88 और 92, और 92 के बाद 96, और फिर जो मिलेगा कौन सा मिलेगा, और फिर मिलेगा 100 मिलेगा।
और हमने आपको अभी तुरंत पहले बताया हुआ है कि 100 जो दिया हुआ है 100 हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा, 100 हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 100 में जब 400 से ये क्या मिल गया, ये शताब्दी वर्ष मिल गया, और शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर कुछ शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि ये कौन सा ईयर मिल जाएगा, ये हमारा साधारण ईयर मिल जाएगा। तो 100 वर्षों में कितने, 100 वर्षों में 76, यानी कि 76 साधारण वर्ष मिल गए, और जो 24 मिल गए वो लीप वर्ष मिल गए। कितने मिल गए, 24 लीप वर्ष मिल गए। इस प्रकार से हमें, क्योंकि 100वां जो वर्ष था वो कौन सा वर्ष था, वो साधारण वर्ष था। चलिए अब देखिएगा 100 वर्षों में कितने, 100 वर्षों में आपको मिल गए 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष मिल गए। फिर देखिए अब आपको एक चीज हमने और बताई थी कि साधारण वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है। साधारण वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, तो आपको पता होगा कि साधारण वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन होता है। देखिए और फिर हमने आपको क्या किया था, अब हम जोड़ लेंगे कि इसमें यानी कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप बताए कितने लीप ईयर, यानी कि 24 लीप ईयर हो गए। और आपको पता है कि एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, तो एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष और कितने लीप वर्ष, तो 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष। अब आपने देखा, हमने आपको बताया था कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और देखिए और 24 वर्षों में और यानी कि देखिए लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो इसमें कितने विषम दिन होंगे, देखिएगा कि 100 वर्ष में 100 शताब्दी में कितने विषम दिन होंगे, तो 76 हो गया, 76 गुण 76 प्लस 24, यानी कि 2 दूनी 2 चौको 8 और 2 चौनी 4, इस प्रकार 76 प्लस 48। तो देखिए 8 6 14 की 4, 8 6 14 की 4 कैरी 1 और 7 4 11 और 1 12, और देखिए कितना मिल गया, 124 दिन मिल गए, 124 दिन मिल गए। और हमने आपको बताया था कि किसी भी दिनों में अगर हमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते थे 7 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे। कैसे, देखिएगा हमने आपको कल बताया था कि जैसे हमें विषम दिन निकालने, जैसे हम 31 जनवरी में निकालते थे, 31 जनवरी में यानी कि 1 जनवरी में 31 दिन होते हैं और हमें विषम दिन निकालना होता था, तो हमने 7 से भाग दिया था, 7 चौको 28 और 3 विषम दिन बच गए थे। अब हमसे पूछा है कि 124 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या करें, 7 से डिवाइड कर दें, तो 7 एकम 7, फिर बचा 5, फिर यहाँ क्या 4 और 7 सतैया 49, और यहाँ कितना बचा 5 बच गया, यानी कि क्या शेष बच गया, 5 शेष बच गया। तो देखिए कितना शेष बच गया, 5 शेष बच गया। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया कि जो 100वीं शताब्दी थी उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो उसमें विषम दिनों की संख्या 5 हो जाएगी। तो आप लोग को याद भी कर लेना है, और याद नहीं करना तो कैसे हमने निकाला, हमने आपको पूरा समझा दिया है। तो 100 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कैसे निकाला कि 100 76 वर्ष, देखिए 100 में 76 साधारण वर्ष हो गए और 24 लीप वर्ष हो गए। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो 76 गुणे 1 और 24 गुणे 2, तो कितना मिल गया 124। और जब हमें विषम दिन निकालने थे 124 में कितने विषम दिन होंगे, तो 7 से भाग दे देंगे, तो आपने देखा कि 5 शेष बच गया। तो इस प्रकार 100 में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। अब फिर देखिएगा कि 100 हो गया, फिर देखिए 200। अगर बात करें 200 की, तो 200 में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप लोग देखिए। अब 200 में बात करें तो आपको पता है कि अगर हम 100 को अगर 200 को हम 2 गुणे 100 लिख दें, 2 गुणे 100 लिख दें, देखिए 200 को 2 गुणे 100 लिख दें, लिख सकते हैं ना। 200 को अगर तोड़ दें तो 2 गुणे 100, तो आपको पता, देखिए 2
और आपको अभी अभी हमने जस्ट निकाला है कि 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 100 में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। तो कितने हो गए, 5 दूनी 10 हो गया। और देखिए आपको बताया था कि विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग कर देंगे, तो 7 एकम 7, तो कितने विषम दिन मिल गए, 3 शेष बच गया, और यहाँ से 3 शेष बच गया। तो इस प्रकार हमें 200 में कितने विषम दिन मिल गए, 200 में हमें 3 विषम दिन प्राप्त हो गए ना। तो इस प्रकार से 100 में 5, 200 में 3, 100 में 5 और 200 में 3। इसका आगे अभी बहुत यूज होगा कि 100 में विषम दिन कितने, 200 में कितने। तो आप लोग इसका निकालते तरीका बता दिया कि कैसे निकले, और अभी हम आपको सारणी बनाकर लिख देंगे, तो आप लोग थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिएगा। अब देखिए 200 में देख लिया, अब बात करेंगे 300 में। तो 300 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 100, लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 100 आराम से लिख सकते हैं, 3 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब फिर देखिए 3 गुणे 100, अब देखिएगा आप लोग 3 गुणे 100 लिख सकते हैं, तो 3 और 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 100 में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 3 गुणे 5 यानी कि 5 हो गया, तो 5 3 15, और फिर देखिए 15 में 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, और विषम दिन कितने बच गए, 1 शेष बच गया। कितना, 1 शेष बच गया। इस प्रकार 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 300 में विषम दिनों की संख्या 1 आ गई। अब देखिए 4 हो गया। अब देखिए अब हम बात करें कि देखिए 400 में हम 2000 तक चले थे, हम 100 से लेके पूरे 2000 तक आपको निकलवा देंगे। और फिर आपको कैसे याद करना है, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। 400 में कैसे विषम दिन निकालेंगे, देखिए कि 400 में बात करें तो इस 4 को हम लिख सकते हैं कितना, 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 100, 4 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए 4 में विषम दिन 4 हो गया, और 5 और 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 100 में विषम दिनों की संख्या, देखिए 100 में विषम दिन कितने हो गए, 5। तो क्या मिल गया, 5 चौको 20 मिल गया, 5 चौको 20 मिल गया। तो क्या 20 में ही डिवाइड कर देंगे, क्या 7 से 20 में डिवाइड कर देंगे। अब आप लोग गौर करिएगा थोड़ी हमारी बातों को, 2 मिनट गौर करिएगा गौर से। जैसे आपने देखा 100 कौन सा ईयर था, 100 था साधारण वर्ष, 100 साधारण वर्ष था, 100 साधारण वर्ष था तो 24 मिल गया, 100 साधारण वर्ष था तो 24 मिल गया। फिर देखिए 200 देखिए 100 साधारण वर्ष था तो कितने लीप ईयर थे इसमें 24 लीप ईयर थे। और 200 में कितने लीप ईयर थे, 200 भी साधारण वर्ष था तो 200 में भी लीप ईयर कितने मिल गए, 24 मिल गए। और 300 में कितने लीप ईयर मिले होंगे, 300 में भी 24 लीप ईयर, यानी कि जैसे यहाँ पर 24 मिले थे तो यहाँ पर भी 24 मिले होंगे। लेकिन जब 400 की बात करेंगे तो 400 में आपको बता दें कि 400 में कितने विषम दिन यानी कितने लीप ईयर मिल जाएंगे। देखिए 400 में एक और विषम दिन यानी कि 400 में एक ज्यादा दिन होता है। 400 में विषम दिनों की संख्या यानी कि लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी होती थी, 1 होती थी। और यहां पर कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी कि 1 बढ़ गया तो हम 1 क्या करेंगे, इसमें प्लस 1 कर देंगे। तो इस प्रकार ये हो गया 21। इस प्रकार ये 21 देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं। इस प्रकार ये 21 हो गया और 21 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 7 तिया 21 और शेष क्या बचा, शेष बचा 0। शेष क्या बचा, शेष बचा 0। तो इस प्रकार हमें निकल कर आ गया कि 100 में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 200 में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, और 300 में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और 400 में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। तो ये आप लोग सारणी में हमने आपको PDF दी हुई थी। और PDF जिसके पास भी PDF अभी तक नहीं पहुंची तो आप लोग क्या करें, कोचिंग के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और टेलीग्राम ग्रुप से आप PDF ले लीजिए, और या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, कोचिंग का जो व्हाट्सएप नंबर है आप उससे जुड़कर अपनी PDF मंगवा सकते हैं। और PDF को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। PDF को पढ़ लीजिएगा और PDF को सामने खोल लीजिएगा और फिर हमारी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये पूरी चीज़ें हमने PDF में बड़े विस्तार से समझाया हुआ है। और एक सारणी बना के, जैसे हम देखिए, और सारणी बना के आपको ये सारे विषम दिन लिख दिए हैं। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर जिसको एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और तुरंत समझ लीजिए। चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। देखिए आप लोग याद करिए, हम बताते हैं। देखिए कैसे निकला ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए
चलिए अब देखिए कि 100 में विषम दिन, देखिए आपको पता है कि 100 में जो विषम दिनों की संख्या निकली कितनी निकली 5। फिर देखिए 200 में जो विषम दिनों की संख्या निकली कितनी निकली 3 निकली। फिर देखिए 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी निकली 1 निकली। और 400 में विषम दिनों की संख्या 0 निकली ना। अब देखिए ये सारणी आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब आप लोग देखिए, अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि 400 तक तो आपने बता दिया और 400 तक ही आप याद करा रहे हो, तो हम 500 600 700 800 900 यानी कि 2000 तक होगा, तो 2000 तक हम कैसे याद करेंगे। तो आपको 2000 तक याद नहीं करना, आपको केवल 400 यानी कि 400 तक याद करना है। कि अगर 100 बाद 100 अगर आए तो 5 विषम दिन होंगे, 200 आए तो 3 हो जाएंगे, अगर 300 आए तो 1 हो जाएगा, और जब कुछ भी शेष ना बचे यानी कि 400 आए तो 0 विषम दिन होंगे। अब देखिए कैसे, अब आपसे बोल दे कि 5, जैसे आपसे बोल दे कि 500 वर्षों में 500 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको एक चीज बताया था हमने आपको कि 400 बाद यानी कि 4 प्रति 4 वर्षों बाद, जैसे 100 शताब्दी, फिर 200 शताब्दी, फिर 300 शताब्दी, फिर कौन सी शताब्दी मिलेगी, फिर 400 शताब्दी यानी कि लीप शताब्दी मिले, यानी लीप सेंचुरी आपको मिल जाएगी। तो आपको पता होगा कि 400 तक तो देखिए 100 200 300 400 में लीप शताब्दी, फिर जब 500 से शुरू होगी तो फिर साधारण शताब्दी, फिर 500 के बाद 600, देखिए 500 के बाद 600 साधारण हो गई, और फिर 600 के बाद 700 साधारण हो गई, और फिर उसके बाद जो 800 मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो हमारी लीप शताब्दी मिलेगी। तो देखिए हमने आपको बताया था कि 400 से भाग करेंगे तो क्या शेष बच जाएगा। देखिए 500 में जब 400 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, तो कितना मिल गया, यहाँ पर 100 शेष बच गया। तो देखिए 100 शेष बच गया, तो 100 में कितने विषम दिन हैं, 100 में 5 विषम दिन हैं। अब 600 की बात करें तो 600 में जब 400 का भाग देंगे तो 200 शेष बच जाएगा ना। तो 200 में कितने विषम दिन, 200 में 3 विषम दिन। और 700 में 400 से जब 700 में 400 से भाग देंगे तो 3 विषम दिन बचेंगे। देखिए कितने, 300 बचेगा, और 300 का मतलब कितने विषम दिन, 1 विषम दिन। और जब 800 की बात करें तो 800 बचेगा, और जब 400 से भाग करोगे तो 0 शेष बचेगा। और जब कुछ शेष ना बचे तो कितने विषम दिन होते हैं, तो कितने विषम दिन होते हैं आपको पता है कि 400 बचा, 400 को 60 यानी 400 में, यानी कि जब देखिए यहाँ पर एक चीज और करिए, जब 400 बचे शेष या 0 बचे शेष, तो 400 या 0 शेष बचे तो कितना विषम दिन होगा, 0 ही विषम दिन होंगे। तो आप लोग देखिए, अब हम थोड़ा सा याद करा दें आपको। देखिए ये आप नोट कर लीजिएगा। अब 500 में कैसे कितने विषम दिन होंगे, तो देखिए 500, देखिए प्रत्येक यानी कि लीप ईयर बाद जो विषम दिनों की संख्या होती है पुनः रिपीट होने लगती है। जैसे 500 में बात करें तो आप देखिए 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 100, 500 को 400 प्लस 100 लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि 400 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, और 100 में विषम दिनों की संख्या 100 में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। तो 500 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500 में विषम दिनों की संख्या 5 हो जाएगी। फिर देखिए 600 देखिएगा, 600 को लिख सकते हैं हम 400 प्लस 100, 400 प्लस 100 हो गया, और 400 में विषम दिनों की संख्या 0, और 100 में देखिए 400 प्लस 100 नहीं, 400 प्लस 200, और 200 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस प्रकार के इसमें 300 में विषम दिनों की संख्या 3 हो गई। फिर देखिए फिर बात करें अगर 700 की, 700 को लिख सकते हैं हम 400 प्लस 300, तो 400 में विषम दिनों की संख्या 0, और 300 में कितने हो गए, 300 में 1, इस प्रकार 700 में विषम दिनों की संख्या 1 हो गई। फिर 800 की बात करें, 800 में देखिएगा कि 800 की बात करें तो 800 को लिख सकते हैं क्या, 400 और प्लस 400 लिख सकते हैं ना। तो 400 में 0 और 400 में 0, इस प्रकार 800 में 0। अब देखिएगा 800 के बाद 900 में, तो 900 को लिख सकते हैं 800 प्लस 100, और देखिए 800 में विषम दिनों की संख्या कितनी निकली, 800 में विषम दिन निकले 0, और 400 में, और 100 में कितने, 100 में 5, इस प्रकार 900 में 5। फिर देखिए 1000, तो 1000 को लिख सकते हैं कितना, 1000 को कर सकते हैं 800
प्लस 200 और 800 में 0 हो गए और 200 में कितने, 200 में 3, इस प्रकार विषम दिन 3 हो गए। फिर देखिए 1000, फिर 1100 और 1100 को कर सकते हैं 800 प्लस 300, तो देखिए 800 प्लस 300 किया तो 800 में 0 और 300 में 1, इस प्रकार 1100 में कितने विषम दिन, एक विषम दिन। अब बात करें, देखिए अब बात करें थोड़ा सा आगे ले जाके, जैसे 1600, जैसे आप देखिए 1600, तो 1600 में कितने, 16 को 100 को लिख सकते हैं हम 800 और प्लस 800। अब आपको पता है कि 800 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, और इसमें भी 0 हो जाएगी, तो 1600 में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। यानी कि एक चीज यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि जो हमारे लीप शताब्दी, यानी कि जो लीप शताब्दियां होती हैं, जैसे 8400 हो गया, फिर 800 हो गया, फिर 1200 हो गया, 1600 हो गया और 2000 हो गया, तो इनमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनमें विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। कितनी, 0 हो जाएगी। अब देखिए 1600 के बाद 1700 में देखिएगा, तो 1700 में देखिए 4 चौको 16, 4 चौको 16, बचा कितना शेष, 100 शेष बचा, और जब 100 शेष बचा तो 100 में विषम दिनों की संख्या 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछ ले कि 1900 को कैसे, 1900 को लिख सकते हैं हम 1600 प्लस 300, तो 1600 प्लस 300 यानी कि 1600 में 0 और 300 में कितने, 1 हो गए। इस प्रकार 1900 में विषम दिनों की संख्या कितनी निकल के आई, 1900 में विषम दिनों की संख्या 1 निकल आई। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे हम अगले पॉइंट पर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको केवल ये सब याद नहीं करना, आपको केवल इतना सा याद करना है कि जब कहीं 100 से, जैसे हमें मिल गया, देखिए जैसे क्वेश्चन में मिल गया कि 1900 में कितने विषम दिन होंगे, 1900 शताब्दी में कितने विषम दिनों की संख्या होगी, तो आप लोग क्या करें, 4 चौको 16, आपको पता चला कि 300 शेष बचा और 300 में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। आपको मिल गया 2100, आपको मिल गया 2100, तो आप क्या करें, तुरंत 2100 में 400 का भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20 यानी कि 2000, और 2000 मिल गया। अब बस शेष क्या बचा, तो 100 शेष बचा, 100, और जब शेष 100 बचा तो आपको पता है कि जब 100 शेष बचे तो 100 में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। चलिए इस प्रकार से हम याद कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। अब जब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे तो आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सारी बातें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब देखिए एक चीज और आप देखिए, गौर करिएगा, एक चीज देखिए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि इसमें विषम दिन, यानी कि जो 100वीं शताब्दी में विषम दिन कितने मिल रहे हैं, 100 विषम दिन मिल रहे हैं, यानी कि 100वीं शताब्दी में 5 विषम दिन मिल रहे हैं। और जब 5 विषम दिन मिल जाए तो आप लोग बताएं कि 5 विषम दिन का मतलब क्या होता है, 5 किसका कोड होता है, 5 कोड होता है शुक्रवार का। तो आपको ये पता होगा, देखिए आपको ये जानकारी मिल गई कि जब 100वीं शताब्दी रही होगी तो 100वीं शताब्दी में जो वर्ष का जो अंतिम दिन रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, वह शुक्रवार रहा होगा। क्या रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। इस प्रकार देखिए कि जब 300 शेष, यानी कि 300 शेष बचा, जब 300 शेष बचे 1900, जैसे 1900 शताब्दी थी तो 1900 में वर्ष का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा, वर्ष का अंतिम दिन सोमवार रहा होगा। इस प्रकार से इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमने तो आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया। अब ये हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब बात करेंगे एक कैलेंडर के कुछ अगले पॉइंट पर और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जैसे क्या, जैसे आपको दे दे अब कैलेंडर की पुनरावृत्ति, जैसे 2021 चल रहा है, जैसे 2021 चल रहा है और हमसे पूछ लिया जाए, जैसे 2021 चल रहा है और 2000 पूछ लिया जाए कि 2021 के सेम कैलेंडर को अगले कौन से वर्ष आएगा। जैसे किस प्रकार से, जैसे हमसे पूछ ले कि 2021 के सेम कैलेंडर, 2021 का सेम कैलेंडर कौन से वर्ष आएगा। जैसे आज 1 जनवरी 2021 चल रहा है। देखिए 1 जनवरी और 2021 चल रहा है, तो 2021 को सोमवार है,
सोमवार है तो ऐसा कौन सा सन यानी ऐसा कौन सा ईयर कौन सा वर्ष आगे आएगा जो यानी कि 2021 की पुनरावृत्ति करेगा। अगर 1 जनवरी 2021 को सोमवार है तो तो उस सन में भी 1 जनवरी मानिए कि 2000 उसमें भी क्या होगा, सोमवार ही हो। अगर पूछ ले कि अगर 15 अगस्त 2021 में बुधवार है तो ऐसा कौन सा वर्ष होगा कि उसमें भी 15 अगस्त 2021 को सोमवार यानी कि बुधवार ही होगा। तो इस प्रकार निकालने के लिए हम बताएं आपको एक तरीका, क्या तरीका होता है, जिससे हम मिल गया 2021, हम 2021 लें, 2021 लिया। अब हमें देखना है कि 2021 की पुनरावृत्ति कौन सा वर्ष करेगा। तो आप क्या करें कि 2021 में आप तुरंत 4 का भाग दें। तो 4 पंचे 20, 20 क्या बचा 2 और 1। तो आपने देखा कि 4 पंचे 20 और शेष क्या बच गया, शेष 1 बच गया। क्या बच गया, शेष 1 बच गया। और जब शेष 1 बच जाए, जब 4 से भाग देने पर हमें 2021 में भाग देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हैं तो पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 से अगर 1 से 4 से भाग देने पर किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर अगर शेष 1 बच जाए तो 6 जोड़ने पर यानी कि 6 जोड़ने पर पुनः वही वर्ष प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए 2021 दिया है, हमारा बचा शेष 1। अब 2021 में अगर हम 6 जोड़ दें तो क्या हो गया, 2027 मिल गया। 2027 मिल गया तो 2021 और 2027 का कैलेंडर सेम होगा। आपके पास मोबाइल है, आप क्या करें, मोबाइल में आप लोग 2021 का कैलेंडर खोलिए, 2021 का कैलेंडर खोल लीजिए और देख लीजिए कि जो दिन जनवरी यानी कि जो दिन 2021 में जिस दिन, जैसे आज क्या है, आज 8 तारीख है और मंगलवार है, 8 जून मंगलवार है, 8 जून मंगलवार है। तो आज 2021 में 8 जून मंगलवार को मंगलवार है। तो आप लोग 2027 का कैलेंडर खोलकर देख लीजिए, 8 जून 2027 को भी मंगलवार होगा। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आपके पास डिजिटल मोबाइल है और उसमें आप लोग आगे के कैलेंडर देख सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब कौन सा वर्ष 2021 की पुनरावृत्ति कौन सा वर्ष करेगा, तो 2021 की पुनरावृत्ति 2027 करेगा। कैसे हमने निकाला, तो 2 से 3 केवल 3 रूल होते हैं, वो 3 रूल आप लोग याद कर लीजिए। कौन कौन से 3 रूल देख लीजिए। 3 रूल कौन कौन से, अगर देखिए 4 से भाग देने पर 6 शेष बचे, 6 शेष बचे, देखिए 4 से भाग देने पर 1 शेष बचे, तो आप 6 जोड़ लीजिए। फिर देखिए अगर 4 से भाग देने पर आपको 2 या 3 शेष बचे, 2 या 3 शेष बचे, तो आप लोग 11 जोड़कर देख सकते हैं। और अगर आपको 4 से भाग देने पर 0 शेष बचता है, क्या 0 शेष बचता है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग 28 को जोड़कर पुनः अगला वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा कि जैसे आपसे बताया था हमने आपको कि 2000, जैसे आज क्या है, आज है 8 जून, 8 जून मंगलवार है, तो 8 जून मंगलवार 2021, तो इसी डेट पर यही दिन सेम कौन से ईयर अगले आएगा, तो आपको पता है 2021 चल रहा है और 2021 में जब आप 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1। और हमने आपको बताया था कि जब शेष 1 बचे तो आप 6 जोड़कर पुनः वही वर्ष ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि पुनः वही वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। और इनका यानी कि इनका यूज कहां पर होगा, तो इनका यूज हम बताएं कहां पर होगा, जब आपसे पूछेगा कि यदि, देखिए क्वेश्चन जब बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेगा कि आज, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि आज देखिए कि 8 जून 2021 को मंगलवार है, तो 20 यानी कि 20 जून 2027 को कौन सा दिन होगा, 20 जून 2028 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से हम उनको बहुत ही शॉर्ट बना सकते हैं। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए कि देखिए एग्जाम्पल, थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल और समझा देते हैं। जैसे कैसे कि देखिए, जैसे हमने मान लिया 1900 ले लिया कि 2000
19 ले लिया। 2019 में आप जब 4 का भाग देंगे तो देखिए 4 पंचे 20 चला गया और 4 चौको 16 और देखिए 3 शेष बच गया। 3 शेष बच गया, देखिए 3 शेष बचेगा। और हमने आपको बताया हुआ कि 4 से भाग देने पर अगर 3 शेष बचता है तो 11 जोड़कर पुनः वही वर्ष मिल जाएगा। तो 2019 में कितना मिला? 2019 में 3 शेष मिला। तो आप लोग देखिए कि 2019 में अगर 2019 में 11 जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा 2030, यानी कि 2019 और 2030 का कैलेंडर सेम होगा। अगर 2019 में 15 अगस्त को बुधवार रहा होगा, 2019 में 15 अगस्त को बुधवार रहा होगा, तो आप कैलेंडर खोलकर देख लीजिए कि देखिए आप कैलेंडर खोलकर देख लीजिए कि 15 अगस्त 2030 को भी बुधवार ही होगा। ये आप लोग मोबाइल से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कैलेंडर की पुनरावृत्ति वर्षों को जान सकते हैं। चलिए, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करेंगे हम कुछ अगले पॉइंटों पर। चलिए, अब देखिएगा अब हम क्या बताने वाले हैं आपको। आज हमने क्या किया, कैलेंडर का इंट्रोडक्शन जान लिया, कैलेंडर के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया, क्या होता है कैलेंडर, कैसे होता है कैलेंडर। और इसके बाद हम बात करने वाले थे प्रश्नों की। तो इसके बाद हम प्रश्नों की बात करेंगे, प्रश्नों पर जो शुरुआत करेंगे वो कल से प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तो आज ये क्या हुआ, आज ये कैलेंडर का हमारा इंट्रो पूरा खत्म हो गया। आप लोग कैलेंडर के इंट्रो को बार बार देखिए ताकि आपको सारे डाउट, जो भी डाउट हो आपको और जो भी आपको समझ में नहीं आया तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। और आपसे कैलेंडर के जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप लोग क्वेश्चनों को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर होता है कि कैलेंडर की बेसिक जानकारी नहीं होगी तो हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए, अब देखिए, अब हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज यानी कि जो क्वेश्चन लेकर आते थे, देखिए जो क्वेश्चन लेकर आते थे उनका सॉल्यूशन कराना था। इस परसों हमने आपको क्वेश्चन दिए थे, यानी सैटरडे के क्वेश्चन दिए थे, और कल के क्वेश्चन में, कल की क्लास में टाइम ना होने के कारण हमने वो सॉल्यूशन नहीं कराए थे। तो आज आप लोग देखिए कि आज हम आपको उनका सॉल्यूशन करा देते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके उसमें दिया गया था कि दिए गए 4 शब्दों में कौन सा एक विषम है। तो आपको दिया गया था नौका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया था नौका, फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया था फेरी, यानी कि फेरी क्या होती है, फेरी बड़ी नाव होती है। क्या होती है? बड़ी नाव। और तीसरी ऑप्शन दिया था पनडुब्बी, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया था? चौथा ऑप्शन दिया गया था यानी कि डी, जहाज। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि इन चारों में कौन सा विषम हो जाएगा। तो इन चारों में कौन सा विषम होगा, देखिए तो आप देखिए बताएंगे कि आप जानते हैं नौका क्या होती है। नौका क्या होती है? नौका वो होती है जो पानी के ऊपर चलती है। पता है ना आपको कि नाव होती है पानी के ऊपर चलती है। इसके बाद फेरी। अब नाव हो या बड़ी नाव हो, फेरी मतलब अगर फेरी बस दे देता तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते कि फेरी आखिर होती क्या है। हमें नहीं पता होता कि फेरी क्या होती है, लेकिन हमें पता है कि बड़ी नाव क्या होती है। जो छोटी नाव होती है वही बड़ी नाव होती है। तो छोटी नाव पानी के ऊपर चलती है और बड़ी नाव भी पानी के ऊपर चलती है। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया था पनडुब्बी। तो आपको बताएं पनडुब्बी क्या होती है, आप लोग बताएं कि पनडुब्बी हमेशा पानी के कहाँ चलती है? पानी के अंदर चलती है। और नाव पानी के ऊपर चलती है, और जहाज देखा होगा कि पानी के ऊपर चलता है, और पनडुब्बी जो होती है पानी के अंदर चलती है। तो देखिए इन चारों में कौन सा विषम हो जाएगा? तो इन चारों में पनडुब्बी हमारा विषम हो जाएगा। तो पनडुब्बी क्या होती है? पानी के अंदर चलती है। क्या चलती? पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है। अब देखिए तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पनडुब्बी हो जाएगा। चलिए, तो इसका देखना चाहिए, इसका ये आंसर हो गया। फिर देखिए, अब देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था, कुछ समीकरण दिया गया था और हमसे पूछा गया था कि दिए गए समीकरण के किन को हल करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए कि वो हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। तो समीकरण क्या दिया गया था? देखिए यहां पर हम लिखते हैं। देखिए समीकरण दिया गया था 9 + 7, 9 + 7, फिर गुणे 5 - 18, गुणे 5 - 18, फिर डिवाइड बाई
2 डिवाइड बाई 2 और फिर देखिए इक्वल टू दिया गया था 3 गुणे 4 और -10 फिर प्लस 45 डिवाइड बाई 5 और ऑप्शन दिए गए थे। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएं तो आप लोग ऑप्शन से कैसे सॉल्व करिएगा, ऑप्शन से बड़ी जल्दी सॉल्व होती। देखिए ऑप्शन आपको बताएं कि देखिए पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऑप्शनों को भी लिख देते हैं, जैसे 18 और 45 और बी ऑप्शन दिया गया था आप लोग को कि 7 और 4 और फिर देखिए सी ऑप्शन दिया गया था 2 और 5 यानी कि सी 2 और 5 और डी ऑप्शन दिया गया था आप लोग को कि 9 और 3 दिया गया था। तो अब देखिए ऑप्शन से कैसे सॉल्व हो जाएंगे, आप लोग समीकरण को सॉल्व तो करना पड़ेगा लेकिन ऑप्शन देखिए काट लेंगे। अब इस प्रकार जब चारों ऑप्शन दिए गए तो हम क्या चारों ऑप्शन रख के देखेंगे क्या, तो चारों ऑप्शन जब रख के देखेंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इतने बड़े, क्योंकि हम इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चारों ऑप्शन रखें और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप लिखिए क्या करें, अगर 18 और 45 को अगर आपस में जगह चेंज कर दी जाए तो उसने क्या बोला था कि कौन सी संख्याओं को आपस में बदला जाए। तो आप लोग देखिए कि 18 और 45, तो 18 अगर यहाँ 45 रख जाए, देखिए अगर 18 की जगह 45 रख जाए और यहाँ 18 रख जाए तो आप लोग देखिए कि जब 2 से भाग करेंगे तो क्या 45 में पूरा भाग जाएगा और जब 5 से भाग करेंगे तो अगर 18 में पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब जब पूरा डिवाइड नहीं जा रहा तो इस प्रकार हम लॉजिक लगा लेंगे कि क्या समीकरण तो बराबर करने और समीकरण कहीं पॉइंट में नहीं आएगा। इस प्रकार के आपको बता दें कि पॉइंट में नहीं आते, क्या होते हैं पॉइंट में नहीं आते, पूरे सीधे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए 18 और 45 को अगर चेंज करेंगे तो ये क्या आपस में, देखिए यहाँ पर 45 रख देंगे और यहाँ पर 18, तो क्या ये चेंज होंगे, तो ये क्या आपस में 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा और ना 18 5 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी 7 और 4, आपको बताएं कि 7 और 4 इसका राइट आंसर है। देखिए तो हम क्या करेंगे 7 और 4 बी ऑप्शन को सॉल्व कर लेंगे, तो इस प्रकार पता चल गया। अब देखिए अगर हमें पता नहीं होता कि 7 और 4 इसका ऑप्शन है तो हम इसको सॉल्व करते और हमारा तुरंत आ जाता। अगर यही 7 और 4 हम यहाँ पर लिख दिए होते, और हम कहते आप सॉल्व करिए, तो आप पहले इसको करते फिर इसको करते और इसको करते, इस बार सॉल्व करते करते, और इतना बड़ा समीकरण है काफी टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो इस प्रकार हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 और 5 को कैसे काट देंगे। तो आप लोग देखिए जैसे आपको काट दिया जाए कि 2 और 5, 2 को अगर यहां पर 5 रख दिया जाए और यहां पर 2 रख दिया जाए, तो यहाँ पर 2 और 5 को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर 5 रख दिया जाए और यहाँ पर 2 रख दिया जाए, तो आपको पता है कि 5 से डिवाइड नहीं होगा और ना ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये भी हमारे आंसर नहीं होंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कट गया। अब देखिए 9 और 3 को देखिए कि अगर 9 को यहाँ रख दिया जाए तो 3 को अगर यहाँ रख दिया जाए और 9 को अगर यहाँ रख दिया जाए, तो क्या इस प्रकार भी सॉल्व हो सकता है। और 7 को अगर 4 को यहाँ रख दिया जाए और 7 को यहाँ रख दिया जाए तो ये भी सॉल्व हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको काफी टाइम बच गया, यानी कि 2 ऑप्शन गलत हो गए और 2 ऑप्शन हम देख लेंगे। तो देखिए हम बताएं ऑप्शन हमारा हमें पता हुआ है कि कौन सा हमारा आंसर होगा कि 7 और 4 को आपस में बदल दिया जाए। देखिए कैसे कि देखिए 9 फिर प्लस 4 गुणे 5 माइनस 18 डिवाइड बाई 2 बराबर 3 गुणे 7 माइनस 10 प्लस 45 डिवाइड बाई 5। तो देखिए आप 9 प्लस 5 को 20 कर लीजिए और माइनस 2 नाम 18 कर लीजिए। आपको पता है कि बॉड मास का रूल पता होगा कि पहले क्या होता है डिवाइड सॉल्व होता है, तो लेकिन यहाँ पर माइनस लगा था तो हमने डिवाइड 2 नाम 18 और 5 को 20 इक्वल टू 7 3 21 कर लीजिए माइनस 10 और प्लस और 5 नाम
45। तो देखिए ये बन गया। अब आप देखिए कि देखिए 9, देखिए 9 और 20 कितना हो गया 29, और 29 माइनस 9 कितना बचा 20 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कि 20, 21 और 21 और ये -10 हो कितना हो गया, ये हो गया ये माइनस का 1 हो गया। तो 21 माइनस 20 यानी कितना बचा 20 हो गया। इस प्रकार ये हमारा समीकरण क्या हो गया, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो 20 इक्वल टू 20, तो 7 और देखिए 7 और 4 को आपस में बदलने पर ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा आंसर यानी कि 7 और 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था डाइस का। तो डाइस में काफ़ी लोग को समझ में नहीं आया, काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया कि कैसा क्वेश्चन दिया गया था। हम आपको बताएं उसमें थोड़ा सा ऑप्शन भी मिस्टेक हो गए थे। ऑप्शन क्या हुए थे, ऑप्शन जो दिए थे वो पिछले वाले क्वेश्चन के थे, और क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन लिख दिया गया था। और जो लोग कह रहे थे कि डाइस का हमें यानी कि जो डायग्राम हो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो आप लोग जब स्क्रीनशॉट लिया करिए तो आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लिया करिए, और क्वालिटी बढ़ा के आप मोबाइल को ऐसे कर लिया करिए, ऐसे ही ना करिए रहा करिए, मोबाइल को लैंडस्केप में कर लिया करिए और उसका फिर स्क्रीनशॉट लिया करिए। तो आपको जो यानी कि जो SW होता है वो बड़ा हो जाएगा। अब जब ऐसे स्क्रीनशॉट लेंगे तो अच्छा दिखाई देगा और आपको क्लियर दिखाई देगा। थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लिया करिए। तो देखिए दिया गया था कि डाइस बनाया गया था इस प्रकार से, हम बताएं सॉल्यूशन तो करा ही देते हैं। देखिए इस प्रकार से बनाया गया था, और पूछा गया था हमसे कि यह 6 के विपरीत कौन सा होगा। 3 1, देखिए यहाँ 3 1 और 5 दिया गया था, यहाँ 6 और 3 और 5 दिया गया था। और हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित पासे में 6 के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। तो 6 के विपरीत पासा हमने पढ़ाया हुआ है। पासे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पासा पूरा वीडियो हमने पढ़ाया हुआ, पूरा 2 घंटे का वीडियो डाला है, आप लोग पासे को देख लीजिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। देखिए अब आपसे पूछा था कि 6 के विपरीत, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कौन सा पासा है, ये हमारा स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसके किन्हीं भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। देखिए तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6 के विपरीत 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 के विपरीत 1 आ जाएगा, क्योंकि पता होता है हमें कि मानक पासा में किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा, और मानक पासा में किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इस प्रकार 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6 के विपरीत 1 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन दिया गया था अगला डायग्राम वाला, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग का दिया गया था। इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ था, इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ऐसे बना हुआ था, फिर इस प्रकार से, और यहाँ पर प्लस, फिर देखिए यहाँ पर ये था, और यहाँ पर प्लस दिया गया था, फिर यहाँ पर प्लस दिया गया था, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बना दिया गया था, और यहाँ पर गोला रख दिया गया था। तो अब आप लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो आपसे देखिए कि ये गोला दिया था, ये गोला क्या था, कलर्ड था, पूरा कलर्ड था। तो अब देखिए इनके केवल प्लेसों को, इनकी प्लेस में जो प्लेस था उनको आपस में चेंज कर दिया गया। अगले वाले में इसको यहाँ रख दिया गया और इसको यहाँ रख दिया, यही किया ना, कि इसको उठाकर यहाँ रख दिया और इसको उठाकर यहाँ रख दिया, और प्लस की वैल्यू, ये प्लस का जो प्लेस था उसको यहाँ से यानी कि यहाँ पर रख दिया। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्लस को यहाँ पर लिखा गया है, और ये यहाँ पर थे तो यहाँ पर दे दिए गए, तो प्लस यहाँ पर था तो हम क्या करेंगे, प्लस को यहाँ पर कर लेंगे, और इनके जो प्लेस दिए गए थे उनको आपस में चेंज कर लेंगे, उनको आपस में चेंज कर लिया। और देखिए कौन सा कलर था, पहले गोला कलर था, पहले गोला वाला कलर था, फिर एक ईंट कलर कर दी गई। यहाँ पर देखिए कौन सा गोला कलर है, तो अब एक ईंट को कलर कर देंगे, इस प्रकार से इसको डार्क कर देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर ये ए था। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से था। तो आज देखिए
चलिए आप देखिए, अब आपके सामने एक बहुत ही अच्छी चीज़ और बहुत ही अच्छा HW जिसको हम देते थे, उसको हमने एक नया नाम दे दिया है। और नया नाम क्या दिया है? SSC की खिचड़ी। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी क्या? SSC की खिचड़ी। और आप लोग सोचिएगा कि हमने उसको खिचड़ी नाम क्यों दिया। अब सोचिएगा आप लोग कि आज खिचड़ी नाम क्यों दिया और इसको खिचड़ी नाम क्यों दिया, हम ये कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। तो फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मोबाइल को लैंडस्केप में करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अच्छे से आपको दिखाई देगा। जो भी आपको दिखाई नहीं देता तो अच्छे से दिखाई देगा। फिर मिलते हैं कल, एक जो पढ़ाएंगे कल हुई बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाले, यानी कि किसी भी तारीख का दिन निकालना। कल पढ़ाएंगे आपको किसी भी तारीख का दिन निकालना। तो कल की क्लास में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिएगा, जिससे भी आपसे तारीख का दिन निकालते नहीं बनता तो आप लोग जरूर देखिएगा। और हम आपको उसमें 2 से 3 प्रकार, यानी कि 2 से 3 मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।